तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर 4, जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। यानी कि चैप्टर 3 में, यानी कि यूनिट 3 में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1 देखा था, जिसमें टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से 4 कंप्लीट किए थे, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग देखा था। तो कंट्रोलिंग नहीं, डायरेक्टिंग देखा था, कंट्रोलिंग तो इस पार्ट में होगा। तो इस पार्ट में यानी कि यूनिट 4 में हम लोग जो कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि है आपका कंट्रोलिंग, उसे कवर करेंगे। तो कंट्रोलिंग शुरू करने से पहले, यानी कि जो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग आपका, उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, मोटिवेशन और लीडरशिप, जो कि डायरेक्टिंग का पार्ट है। यानी कि जो डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका पार्ट है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो कंट्रोलिंग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में या चैप्टर्स में हमने इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे मोटिवेशन और लीडरशिप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉय को ऐसे इंस्पायर करना कि वो अपने बेस्ट इफोर्ट दे सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। ये एक इंटरनल ड्राइव है जो किसी भी व्यक्ति को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो उनका काम करने करने का ज्यादा मन लगता है। इससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स encouraging employees to put their best efforts to the achieve organization goals. It play a vital role in improving employees performance, satisfaction and retention. तो ये था मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देख लेते हैं। यानी कि मोटिवेशन के कुछ की रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि जब इंप्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो वो ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं और अपने काम में फोकस रहते हैं। उनका काम जल्दी और बेहतर होता है। यानी अगर कोई इंप्लॉय खुद को मोटिवेटेड महसूस करता है तो वो अपने टास्क को कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगाता, बहुत ही जल्दी करता है। उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो वही पॉइंट है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि मोटिवेटेड इंप्लॉयज आर मोर प्रोडक्टिव एंड इफिशियंट। दूसरा इंपॉर्टेंस है बेटर इंप्लॉय रिटेंशन। तो बेटर एम्प्लॉय रिटेंशन का क्या मतलब है? जब एम्प्लॉयज को अपने काम की इंपॉर्टेंस महसूस होती है, यानी कि अपने काम की जब इंपॉर्टेंस उन्हें महसूस होती है और वो वैल्यू फील करते हैं, यानी कि अपना इंपॉर्टेंस फील करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकलना चाहते या नहीं निकलते। मतलब उनका टर्नओवर कम होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉयज ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो टाइम और पैसा दोनों बचाता है। तो मोटिवेशन से बेटर एम्प्लॉय रिटेंशन मिलता है, यानी कि एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन बने रहना चाहता है, निकलना नहीं चाहता। तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का पैसा और टाइम दोनों बचता है। यानी कि कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं और हायर करने के बाद कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो समय और काफी पैसा दोनों लगता है, जो कि इस चीज से बच जाता है। यानी कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहेंगे तो उसे ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंस है इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जब इंप्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो उन्हें अपने काम से खुशी मिलती है। इससे उनके मोराल बढ़ती है। एक हैप्पी इंप्लॉय अपने कलीग्स के साथ भी अच्छा बिहेव करता है और वर्क इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाता है। यानी कि वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मोटिवेटेड इंप्लॉय एक्सपीरियंस हायर लेवल्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, इंप्रूविंग मोराल। चौथा इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। यानी मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अपनी कंपनी के गोल के लिए ज्यादा कमिटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो, इसलिए वो अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। यानी कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि वो समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में भी उनका सक्सेस है। इसके बाद है इनकरेज इनोवेशन। इनकरेज इनोवेशन मतलब जब इम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो उन्हें नए आइडिया सोचने और क्रिएटिव स्किल को यूज करने का मौका मिलता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन नए सॉल्यूशन पा सकता है, जो कि मार्केट में कंपटीशन को बूस्ट करता है। यानी कि मोटिवेशन इंस्पायर एम्प्लॉयज टू थिंक क्रिएटिवली एंड कंट्रीब्यूट इनोवेटिव आइडियाज। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे मोटिवेशन के। अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यानी कई थ्योरीज हैं जो ये समझाती है कि मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इन थ्योरीज को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल गाइडेंस देती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसे डेवलप किया था अब्राहम मास्लो ने। यानी कि
अब्राहम मास्लो ने ये थ्योरी दी थी। तो ये थ्योरी क्या कहती है, चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी डेवलप बाय अब्राहम मास्लो सजेस्ट दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन हायरार्किकल ऑर्डर। यानी कि इन्होंने कहा है कि ह्यूमन की जो नीड्स होती है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होती है। वो किस हायरार्की में अरेंज होती है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक हायरार्की हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली नीड आपकी है फिजियोलॉजिकल नीड। ये सबसे बेसिक नीड है, जैसे खाना, पानी और आराम की जरूरत। जब इन नीड्स को ध्यान नहीं रखा जाता तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं। यानी कि ये सबसे बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि किसी भी एम्प्लॉयज को चाहिए होती है, किसी भी व्यक्ति को चाहिए होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद जो सेकेंड नीड है आपकी सेफ्टी नीड है। तो ये ऐसे सेफ्टी नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड के बाद। यानी इसमें जॉब सिक्योरिटी और हेल्थ सेफ्टी की जरूरत होती है। इम्प्लॉय चाहते हैं कि उनका काम सिक्योर हो और उन्हें अपने हेल्थ और सेफ्टी की टेंशन ना हो। तो ये दो नीड्स हो गई। इसके बाद है सोशल नीड। यानी इन दोनों नीड्स पूरे होने के बाद इम्प्लॉयज इस चीज की नीड पड़ती है सोशल नीड। यानी कि ये नीड्स दोस्ती और रिलेशनशिप से जुड़ी होती है। इम्प्लॉयज को अपने कलीग्स कलीग से संबंध चाहिए होते हैं ताकि वो काम करने में खुश रहें और एक अच्छा कल्चर इन्वायरमेंट बने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सोशल नीड आती है जो कि सेफ्टी नीड के बाद आती है। तो ये सोशल नीड हो गई। अब इसके बाद है स्टीम नीड। तो स्टीम नीड का मतलब क्या होता है, इसमें रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। इम्प्लॉय चाहते हैं कि उनके काम की तारीफ हो और उन्हें वैल्यू महसूस हो। यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी सराहनीय की जाए, यानी कि उनकी तारीफ की जाए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये स्टीम नीड कहलाती है, जो कि इसके बाद आती है सोशल नीड के बाद। और लास्ट जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है, ये सबसे ऊंची नीड्स है जिसमें लोग अपनी पोटेंशियल को पूरा करना चाहते हैं। इम्प्लॉय चाहते हैं कि वो अपने स्किल को डेवलप करें और नए चैलेंजेस को फेस करें। तो ये सबसे ऊपर आती है, जो कि इन सारी नीड्स पूरी होने के बाद ये आती है। तो ये था मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, जिसको दिया था अब्राहम मास्लो ने, जो कि एक ह्यूमन नीड्स को एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करती है। जो कि ऑर्डर कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद स्टीम नीड और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब इसके बाद सेकेंड जो थ्योरी है मोटिवेशन पे वो है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक हर्जबर्ग थ्योरी है। थ्योरी डिवाइड्स वर्क प्लेस फैक्टर इनटू टू फैक्टर्स। यानी कि फ्रेडरिक हर्बर्ग की थ्योरी कहती है कि वर्क प्लेस फैक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वर्क प्लेस फैक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर, दूसरा है मोटिवेटर। तो हाइजीन फैक्टर क्या होता है, ये वो फैक्टर हैं जो जो अगर ठीक नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। इसमें सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशन शामिल होती है। देखिए यहाँ पे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशन, मतलब ये सारी चीजें अब इम्प्लॉय के लिए ठीक नहीं होंगी तो इम्प्लॉयज अपने आप को डिससेटिस्फाई समझेगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, मोटिवेटेड नहीं रहेगा। दूसरा फैक्टर है मोटिवेटर्स। तो ये वो फैक्टर है जो इम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। इसमें रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट ये शामिल हैं। अगर इन फैक्टर्स की कमी होती है तो इम्प्लॉय सिर्फ हाइजीन फैक्टर से सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये था हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमने काफी शॉर्ट में समझा है। यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरी थ्योरी है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो मैकग्रेगर ने दो थ्योरी दी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इनका पूरा नाम है डॉगलास मैकग्रेगर प्रपोज टू कंट्रास्टिंग थ्योरीज। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या, चलिए समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये एज्यूम करते हैं कि इम्प्लॉयज नेचुरली लेजी होते हैं, उन्हें हर वक्त सुपरविजन की जरूरत होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर्स को स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग होना पड़ता है। अज्यूम इम्प्लॉयज टू नेचुरली लेजी, यानी कि थ्योरी एक्स में ये एज्यूम करते हैं कि इम्प्लॉयज नेचुरली लेजी होते हैं, यानी कि वो काफी आलसी होते हैं और काम नहीं करना चाहते। उन्हें हर वक्त एक कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत पड़ती है मैनेजर के द्वारा, ताकि एक मैनेजर उनको कंटिन्यूअसली सुपरविजन करे और गाइड करता रहे। वहीं थ्योरी वाई क्या कहती है
थ्योरी वाई में ये एज्यूम करते हैं कि इम्प्लॉय एम्बिशियस होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और कैपेबल होते हैं सेल्फ डायरेक्शन की, यानी कि खुद से काम कर सकते हैं, यानी कि इनको कुछ अथॉरिटी दे दी जाए तो ये अपने लेवल पे उस काम को परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट था। तो मैकग्रेगर ने दो थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट हैं। यानी कि थ्योरी एक्स में इम्प्लॉयज नेचुरली लेजी, अपने आप को ऑलसी समझता है, जिसको एक कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत पड़ती है अपने मैनेजर से। वहीं थ्योरी वाई में कहते हैं कि इम्प्लॉयज एम्बिशियस और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं सेल्फ डायरेक्शन या खुद से कोई काम को कंप्लीट करने के लिए। ये था मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट। तो हमने अब तक तीन थ्योरीज देख ली है मोटिवेशन की। पहली थी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, दूसरी थी हर्कबर्ग टू फैक्टर थ्योरी और तीसरी मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन थ्योरी हैं, जो कि एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली आती हैं। सबसे ज्यादा तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, और ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो एडिशनल थ्योरीज हैं मोटिवेशन पे। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव देयर एफर्ट्स विल लीड टू परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स। तो ये थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयज तब मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी एफर्ट्स उन्हें रिवॉर्ड्स तक पहुंचाएंगे। इसमें तीन कॉन्सेप्ट शामिल हैं। पहला एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेलिटी, तीसरा वैलेंस। तो एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है? एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस, यानी इंप्लॉयज को लगता है कि अगर वो एफर्ट्स देंगे तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या होगा? अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उन्हें अच्छे रिवॉर्ड्स या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। और बैलेंस में क्या होता है? रिवॉर्ड्स की वैल्यू, मतलब इंप्लॉयज को पता होना चाहिए कि उन्हें मिलने वाले रिवॉर्ड्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये था रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब देखते हैं पांचवी थ्योरी, जो कि है मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। तो इनका पूरा नाम डेविड मैकलैंड है। तो इन्होंने तीन की नीड्स आइडेंटिफाई की हैं: नीड्स फॉर अचीवमेंट, नीड्स फॉर अफिलिएशन, नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर अचीवमेंट को क्या मतलब है? इंप्लॉय चाहते हैं कि वो चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट करें और सक्सेस अचीव करें। यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या है कि इंप्लॉयज अचीवमेंट करना चाहते हैं, यानी कि अपने चैलेंजेस जो उनके सामने आ रहे हैं उन्हें चैलेंजेस टास्क को परफॉर्म करके उनको कंप्लीट करके अचीव करना चाहते हैं। ये था नीड फॉर अचीवमेंट। दूसरा नीड फॉर अफिलिएशन, यानी कि ये नीड दोस्ती और रिलेशनशिप की है। इंप्लॉय चाहते हैं कि उन्हें कलीग्स के साथ अच्छे संबंध हो, यानी कि अच्छा व्यवहार बने, एक अच्छा वर्क कल्चर और वर्क इन्वायरमेंट बने। नीड फॉर अफिलिएशन। तीसरी नीड उन्होंने दी है नीड फॉर पावर, यानी कि इम्प्लॉय चाहते हैं कि उन्हें इन्फ्लुएंस और कंट्रोल मिले, यानी वो डिसीजन ले सकें और अदर्स को लीड कर सकें। यानी कि इम्प्लॉय चाहते हैं कि उनको कुछ पावर मिले। ये था नीड फॉर पावर। तो ये थ्योरी थी मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसे कहते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गई। तो टोटल पांच थ्योरी हमने मोटिवेशन देख लिए हैं। अब देखते हैं लीडरशिप क्या होती है। हालांकि हमने लीडरशिप को पिछले वीडियोस में पढ़ा है, तो तो इस चैप्टर में फिर से उससे शुरू करते हैं। तो लीडरशिप का मतलब है किसी व्यक्ति, टीम को प्रभावित करना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए गाइड करना। लीडरशिप का सिर्फ इतना मतलब है किसी व्यक्ति या किसी टीम को प्रभावित करना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए गाइड करना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लीडर्स अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, एक विजन सेट करते हैं और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल और टू टीम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए एक ऐसी एबिलिटी हो किसी व्यक्ति में, जो कि एक इंडिविजुअल और एक टीम को गाइड कर सके। तो इट इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया जाता है, सेटिंग अ विजन, एक विजन सेट किया जाता है, और फोस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो ये था लीडरशिप का कॉन्सेप्ट। तो मीनिंग ऑफ लीडरशिप क्या है? अब देखते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप क्या है। मीनिंग ऑफ लीडरशिप यानी लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक मैनेजर दूसरे लोगों को बिहेवियर को गाइड, इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट करता है, ताकि डिजायर आउटकम, यानी जो जो आउटकम चाहिए वो रिजल्ट अचीव हो सके। इसका मतलब ये है कि एक लीडर अपने इंप्लॉयज की मदद करता है और ये समझने में मदद करता है कि क्या करना चाहिए उन्हें, कैसे करना चाहिए, और ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
लीडरशिप रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर गाइड, यानी कि मैनेजर गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है एंड डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को टू अदर्स टू अचीव डिजायर आउटकम। तो ये था मीनिंग ऑफ लीडरशिप। तो ये थी मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कुछ अलग अलग स्टाइल होते हैं और हर स्टाइल का अपना एक यूनिक अप्रोच होता है। स्टाइल का मतलब किस तरीके से लीड किया जाए किसी टीम को। तो अलग अलग यहाँ पे स्टाइल दी हुई है, तो अलग अलग तरीके से लीड किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, इस स्टाइल में लीडर अकेला डिसीजन लेता है और एम्प्लॉयज से बस फॉलो करने की उम्मीद करता है। ये स्टाइल तब तक इफेक्टिव होती है जब क्विक डिसीजन की जरूरत होती है, लेकिन इससे एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। इसमें एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। जैसे एक लीडर होगा और ये सारे एम्प्लॉयज होंगे कई सारे, इनको एक लीडर लीड करेगा और सारे डिसीजन एम्प्लॉयज मतलब लीडर लेगा जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज होंगे उनका डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल एम्प्लॉय मतलब लीडर जो होगा वही सारे डिसीजन लेगा, जिससे थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। एम्प्लॉयज अपने आप को कम इन्वॉल्वमेंट समझेंगे डिसीजन मेकिंग में। तो ये था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट। इसमें लीडर्स मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो ये लीडर है, लीडर जो लीड करता है उसे लीडर करते हैं। और दूसरा स्टाइल लीडरशिप का डेमोक्रेटिक लीडरशिप। द लीडर्स इन्वॉल्व इम्प्लाइज इन डिसीजन मेकिंग। तो इस स्टाइल में लीडर इम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करता है। ये अप्रोच इम्प्लॉयज को एंगेज करने और उनके आइडियाज को वैल्यू करने के लिए वजह से उन्हें मोटिवेटेड रखता है। तो जब डिसीजन मेकिंग होती है तो इसमें लीडर और ये जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज हैं, ये दोनों शामिल होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कुछ वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन्हें भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये था। तीसरा है लेसेज फेयर लीडरशिप। तो ये क्या है, इस स्टाइल में लीडर मिनिमल सुपरविजन प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन लेने की पूरी आजादी आजादी होती है। ये स्टाइल क्रिएटिव टीम्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी डायरेक्शन की कमी महसूस हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक लीडर होता है और कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हैं। तो इस वाले लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इन तरफ एम्प्लॉयज की तरफ डायरेक्टेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाती है एम्प्लॉयज को किसी भी डिसीजन लेने के लिए। इसमें कोई सुपरविजन बहुत मिनिमल होता है, यानी कि बहुत ही कम सुपरविजन होता है किसी ऊपर डायरेक्टर या मैनेजर या लीडर का, जिसमें दिक्कतें क्या आ जाती हैं, कभी कभी डायरेक्शन की कमी महसूस होती है, यानी कि कोई डायरेक्ट करने वाला इन्हें नहीं रहता, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। तो कभी कभी ये दिक्कतें भी आ जाती हैं, लेकिन ये एक फ्री हैंड देता है सारे इंप्लॉयज को अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये था तीसरा लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। और चौथा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के लीडर इंप्लॉयज को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं एक शेयर्ड विजन क्रिएट करके। वो अपने फॉलोअर्स को इंकरेज करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें और चेंज के लिए रेडी रहें। तो इसमें क्या होता है, इंस्पायर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज बाय क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन। तो इसमें इस टाइप के लीडर्स एम्प्लॉयज को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं एक शेयर्ड विजन क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करके वो अपने फॉलोअर्स को इंकरेज करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें और चेंजेस के लिए रेडी रहें। यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं किसी ऑब्जेक्टिव या गोल्स के लिए, तो अब वो सारे एम्प्लॉयज रेडी रहें उस चेंज के लिए अडॉप्ट करने के लिए। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो हमने मीनिंग ऑफ लीडरशिप स्टाइल देख ली और लीडरशिप की स्टाइल्स कई सारी स्टाइल्स देख ली, जिसमें ऑटोक्रेटिक, जिसमें कि टोटल कंट्रोल आपका एक लीडर के ऊपर होता है, सारे डिसीजन वही लेता है। डेमोक्रेटिक में लीडर्स और एम्प्लॉयज दोनों एक साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तीसरा जो है लेसेस फेयर लीडरशिप, इसमें ज्यादातर कंट्रोल एम्प्लॉयज के पास होता है, सारे डिसीजन मेकिंग वही लेते हैं, जिसमें दिक्कत आ जाती है कि डायरेक्शन की कमी हो जाती है, उनको लीड करने वाला कोई नहीं होता। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एम्प्लॉयज को इंस्पायर और मोटिवेट किया जाता है ताकि वो चेंजेस के लिए तैयार रहें। ये था लीडरशिप स्टाइल। अब देखते हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, यानी कि एक लीडर इफेक्टिव लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी कि की क्वालिटीज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला विजनरी। अ लीडर मस्ट बी हैव अ क्लियर विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक लीडर को ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन का क्लियर विजन रखना चाहिए। वो जिसे
वो अचीव करना चाहते हैं, उसका एक रोड मैप तैयार करते हैं। तो ये था लीडरशिप का पहला क्वालिटी, विजनरी। दूसरा होना चाहिए इंटीग्रिटी। ऑनेस्ट एंड इथिकल लीडरशिप बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी ऑनेस्ट और इथिकल लीडरशिप ट्रस्ट बिल्ड करती है। अगर लीडर ट्रस्ट वर्ती है तो इंप्लॉयज उन पे बिलीव करते हैं और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तीसरी क्वालिटी है कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू कन्वे द विजन, यानी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है ताकि लीडर अपने विजन को इफेक्टिवली कन्वे करें, और इससे एम्प्लॉयज समझते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए लीडर्स और एम्प्लॉयज के बीच। चौथा है एम्पैथी, अंडरस्टैंड द नीड्स फॉर एम्प्लॉयज, यानी कि एक अच्छा लीडर एम्प्लॉयज की नीड्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। ये क्वालिटीज उन्हें एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। तीसरी क्वालिटी नहीं, पांचवी क्वालिटी है एक लीडर की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन, यानी कि लीडर्स को साउंड डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर पर असर डालती है। पांचवा है आपका, पांचवा नहीं छठवां है एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। एक लीडर को चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि उन्हें नए सिचुएशन को समझना और उन्हें उनके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ये सारी एक गुड लीडर की क्वालिटीज होती हैं, विजनरी, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग और एडेप्टेबिलिटी। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीडर, लीडर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यानी कि एक लीडर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जिसमें से सबसे पहला है प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, यानी लीडर को ये इंश्योर करना होता है कि इंप्लॉयज को पता हो कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। इसका मतलब है कि उन्हें गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, यानी इंप्लॉयज के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना, ताकि एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाए इंप्लॉयज को। दूसरा फंक्शन है एक लीडर का मोटिवेटिंग इंप्लॉयज, यानी एक लीडर इंप्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने टास्क को बेहतर तरीके से करें। ये उन्हें रिकॉग्नाइज करके या रिवॉर्ड्स देकर होता है। जैसे कि हमने मोटिवेशन में देखा था, कई तरीके होते हैं इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के। तीसरा है बिल्डिंग टीम स्पिरिट। लीडर्स टीम में बॉन्डिंग और कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। इसका मतलब है कि वो टीम के सभी मेंबर्स को इनकरेज करता है कि वो एक दूसरे की मदद करें, यानी कि टीम एक टीम स्पिरिट बनाता है। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कभी कभी टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई विवाद हो सकता है। लीडर्स को ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि टीम की प्रोडक्टिविटी ना रुके। तो ये भी एक फंक्शन ऑफ लीडर होता है। इसके बाद है डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, यानी कि लीडर का काम सिर्फ लीड करना ही नहीं है। अच्छे लीडर्स अपने आगे के लीडर्स को भी डेवलप करते हैं। ये मेंटरशिप और ट्रेनिंग के थ्रू होता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ लीडर, यानी कि लीडर को क्या क्या करने चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। यानी कि उन्हें प्रोवाइड डायरेक्शन डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और एक टीम स्पिरिट को बिल्ड करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए और फ्यूचर लीडर्स को भी डेवलप करना चाहिए। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है एक गुड लीडर के। गुड या सभी लीडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होते हैं। तो यहाँ पे हमने मोटिवेशन और लीडरशिप दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब शुरू करते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं, जिसमें से सबसे लास्ट वाला फंक्शन आपका कंट्रोलिंग होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग की जाती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सबसे लास्ट में ये वाला पार्ट पार्ट आता है। तो अब देखते हैं कंट्रोलिंग में क्या होता है। कंट्रोलिंग का मतलब है इंप्लॉयज और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर, मेजर और करेक्ट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। ये एक जरूरी मैनेजरियल फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, मेजर करना और करेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स, यानी कि कुछ दिक्कतें हैं तो उनको करेक्ट करना, सारी चीजें कंट्रोलिंग वाले पार्ट में आती हैं। तो अब देखते हैं नीड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो मतलब कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों पड़ी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ी उससे। सबसे पहला है इंश्योर गोल अचीवमेंट, यानी कि कंट्रोलिंग गोल अचीवमेंट को इंश्योर करता है। जब मैनेजर्स परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं तो ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं। अगर किसी टास्क में देर हो रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैनेजर्स तुरंत एक्शन ले सकें। ये सारी चीजें कंट्रोलिंग के थ्रू होती है। मॉनिटर परफॉर्मेंस हेल्प्स इंश्योर गोल्स आर मीट। दूसरा है नीड आपका फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग,
यानी कि डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है कंट्रोलिंग। कैसे? कंट्रोलिंग डेटा कंट्रोलिंग डेटा प्रोवाइड करता है जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। जब मैनेजर्स के पास परफॉर्मेंस डेटा होता है तो वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद है इनहेंस इफिशियंसी, यानी कि कंट्रोलिंग इफिशियंसी को इनहेंस करता है या इंप्रूव करता है, कर सकते हैं। तो कैसे करता है? कंट्रोलिंग से इन इफिशियंसी आइडेंटिफाई की जा सकती है, क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, मेजरिंग ये सारी चीजें करते हैं। तो क्या कहते हैं, जब कोई प्रोसेस या एम्प्लॉयज अपने काम को इफिशिएंटली नहीं कर रहे होते हैं तो मैनेजर्स करेक्टिव मेजर्स लेकर उन्हें सही कर सकते हैं। तो इससे इफिशिएंसी इनहेंस होती है। इसके बाद है मिनिमाइज एरर्स। तो एरर्स कैसे मिनिमाइज होता है कंट्रोलिंग से, चलिए ये देखते हैं। यदि अगर कोई एरर होता है तो कंट्रोलिंग के जरिए उसका अर्ली डिटेक्शन होता है। इससे मैनेजर्स तुरंत करेक्शन कर सकते हैं, जो जो कि बड़ी प्रॉब्लम से बच सकता है। यानी कि कोई एरर आ गया तो उसी एरर पे काम होता रहा तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंट्रोलिंग के थ्रू हम उसे पहले ही डिटेक्ट करके उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये भी एक नीड है कंट्रोलिंग की। इसके बाद है इनकरेज अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी भी इनकरेज करता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल बनाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस के लिए, जब एम्प्लॉयज जानते हैं कि उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है तो वो अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इनकरेज अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग जैसा कि हमने जाना है, कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग, मेजरिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो सारे एम्प्लॉयज अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है कि उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। तो सारे एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उन पे कोई क्या कहते हैं एक्शन ना लिया जाए, यानी कि वो इसीलिए अच्छे से काम करते हैं। तो इनकरेज अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। ये था नीड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग का नेचर कैसा है। कंट्रोलिंग की कुछ खासियत है जो इसके नेचर को डिफाइन करती हैं। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है कंट्रोलिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, यानी कि कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो फ्यूचर की तरफ देखती है। इसका मतलब है कि ये इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है। अगर कोई डेविएशन होता है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाने चाहिए। दैट इंश्योर एक्टिविटीज आर अलाइन विथ ऑब्जेक्टिव। इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। इसका मतलब ये है कि ये एक बार काम करके खत्म नहीं होती। एक कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन की जरूरत होती है इसमें। मैनेजर्स को रेगुलरली परफॉर्मेंस चेक करना होता है ताकि वो इंश्योर कर सकें कि सब कुछ सही चल रहा है। दैट रिकॉर्ड टाइमली मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन। तो टाइमली मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन मतलब वही था कि कंट्रोलिंग में टाइमली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि मैनेजर्स को समय समय पर डेटा चेक करनी चाहिए और जब भी जरूरत हो इंटरवेंशन करना चाहिए। इससे इश्यूज को जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो ये था कंट्रोलिंग का नेचर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग इज ए क्रूशियल फॉर सक्सेसर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये बहुत ही क्रूशियल यानी कि बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका अलाइनमेंट विथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइनमेंट होना। कंट्रोलिंग से ये इंश्योर होता है कि सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है। जब मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं तो वो देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज सही तरीके से या सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं। अगर कुछ एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव से अलग हो रही हैं तो उन्हें करेक्ट किया जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब ही है मॉनिटर करना, मेजर करना सारे परफॉर्मेंस और कुछ करेक्टिव एक्शन लेना यदि कोई दिक्कत है तो। दूसरा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस का मेजर करना। यानी कंट्रोलिंग का एक मेन पर्पस परफॉर्मेंस का मेजर करना भी है। मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि इंप्लॉयज या डिपार्टमेंट्स अपने गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं। इससे वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं और किसी भी डिस्क्रिपेंसीज को समझ सकते हैं। इसके बाद है रिस्क मिटिगेशन, यानी रिस्क को कम करना या खत्म ही कर देना। कंट्रोलिंग से रिस्क को कंट्रोलिंग से रिस्क को पहचान कर उन्हें मिटिगेट करने में मदद मिलती है। जब मॉनिटरिंग होती है तो मैनेजर्स उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उस समय उस पर एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है इम्प्रूव इफिशियंसी,
यानी कि इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करता है कंट्रोलिंग। कैसे? जब कंट्रोलिंग होती है तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ इन इफिशियंसीज हैं, यानी कि कहाँ कमियां हैं। मैनेजर्स उन इन इफिशियंसीज को एड्रेस करते हैं, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। इससे रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला अलाइनमेंट विथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइनमेंट होता है, जो कि फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किए रहते हैं, उससे अलाइनमेंट किया जाता है कि उसी में काम हो रहा है कि नहीं, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम हो रहा है कि नहीं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि जो लोग क्या कहते हैं इस काम के लिए लगे हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस भी मेजर किया जाता है, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। रिस्क मिटिगेशन, यानी कि कोई रिस्क तो नहीं आ रहा है किसी काम इस पहुंचने के बीच में। इंप्रूव इफिशियंसी, यानी कि इन सब की इफिशियंसी भी इंप्रूव की जाती है कंट्रोलिंग के थ्रू। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस कुछ की स्टेप हैं, की स्टेप्स पे बेस्ड है, जो कि 4 हैं इसमें। सबसे पहला सेटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि सबसे पहले स्टेप में मैनेजर्स स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क सेट करते हैं, जिनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। ये स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकते हैं, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी तो मॉनिटरिंग और मेजरिंग होगी किसी की क्या कहते हैं परफॉर्मेंस की। किस यूनिट पे या किस बेस पे उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, कितना काम कर रहा है। एक पहले से स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि उस लेवल तक काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। वहीं दूसरा है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो दूसरे स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, यानी कि एक सेटिंग पहला तो सबसे पहला स्टैंडर्ड बना दिया जाता है एक ठो, इस लेवल तक होना, इस लेवल तक काम हो रहा है तो सही है। और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है कि जो काम हो रहा है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, उस लेवल तक पहुंच रही है कि नहीं, कि या कम फिर है या ज्यादा है। ज्यादा तो और अच्छा है, कम है तो दिक्कत है, इसको उसको पूरा करना पड़ेगा। तो मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस ये दूसरा स्टेप है, इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इस स्टेप में मैनेजर देखते हैं कि क्या एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। ये मेजर्स रिपोर्ट, सर्वे या परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू किया जा सकता है। तीसरा होता है कंपैरिजन परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि तीसरे स्टेप में मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन से पता चलता है कि कोई गैप है या नहीं। अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से नीचे है तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ इश्यूज हैं जिनके लिए एक्शन लेना जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे, अ, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड है, यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो ये यहाँ परफॉर्मेंस की यहाँ देखते हैं कि कम है, इसकी ज़्यादा है। तो जहाँ पे कम है वहाँ पे कुछ एक्शन लेके इसको पूरा करना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड जितना है उतना पूरा होना चाहिए परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस कम नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में कंपेरिजन किया जाता है पहले कि कम है या ज़्यादा है। और चौथे स्टेप में टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी कि आखिरी स्टेप में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या गैप है तो मैनेजर्स करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये एक्शन पर प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने, ट्रेनिंग देने या रिसोर्स को एलोकेट करने जैसे हो सकते हैं, ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। यानी कि किन दिक्कतों की वजह से परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पा रही स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो सारी चीजें को फुलफिल किया जाता है, जो जो कमियां होती हैं। तो ये थे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के लिए कई टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं जो मैनेजर्स को परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में मदद करती हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है बजटरी कंट्रोल। तो इस टेक्निक में बजट बनाया जाता है और एक्चुअल स्पेंडिंग को बजट के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर स्पेंडिंग बजट से ज्यादा होती है तो करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। यानी एक बजट पहले से तैयार होता है इस लेवल का, और देखा जाता है कितना स्पेंड हो रहा है काम जो परफॉर्मेंस हो रही है, यानी कि ज्यादा स्पेंड हो रहा है तो कुछ करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है कि कहाँ क्यों ज्यादा एक्सपेंड हो जा रहा है, खर्चा क्यों बढ़ गया है। दूसरा स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से मैनेजर्स मैनेजर्स परफॉर्मेंस के डेटा को एनालाइज करते हैं। इससे उन्हें ट्रेंड्स और पैटर्न समझने में मदद मिलती है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होते हैं। तीसरा था ब्रेक इवन एनालिसिस। ये टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन को ये समझाने में मदद करती है कि उन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट करना होगा, ताकि वो अपने कॉस्ट को कवर कर सकें। इस एनालिसिस से मैनेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद है इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस और कंट्रोल को इवेलुएट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। लास्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करता है ताकि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये थे कुछ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कोऑर्डिनेशन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज को इस तरह से मिलाना कि सब लोग एक साथ काम करें और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ये जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटीज एक ही डायरेक्शन में चले और सब कुछ स्मूथ रहे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर अलाइंड एंड वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो इसकी नीड क्या पड़ी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों होती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स अपने काम में स्पेशलाइज होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग टीम है जो सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम करती है और एक फाइनेंस टीम है जो सिर्फ फाइनेंस टास्क पर ध्यान देती है। इस स्पेशलाइजेशन की वजह से कभी कभी अलाइनमेंट की जरूरत होती है क्योंकि अलग अलग टीम को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन से इंश्योर होता है कि सब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के एफर्ट्स को समझने और मिलकर काम करें। यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो डिपार्टमेंट्स स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी कि एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है एक अलग काम के लिए, एक अलग डिपार्टमेंट अलग काम के लिए। यानी कि जैसे एग्जांपल में बताया था, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, कोई और डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा। तो इन सबको स्पेशलाइज काम हो जाता है, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन में ही सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं अलग अलग काम के लिए, तो इन सब में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, स्पेशलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद है इंटरडिपेंडेंसेस। इंटरडिपेंडेंस यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिलाई ऑन ईच अदर फॉर रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि सारे जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हैं ये सारे रिलाई करते हैं, यानी कि सब डिपेंडेंट होते हैं रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन पे। यानी कि सारे रिसोर्सेज जो होंगे ये सब डिपार्टमेंट सब रिलाई करेंगे, यानी कि डिपेंड होंगे। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है कि सबको एक स्पेसिफिक अमाउंट या जितनी जरूरत है उनको उतने रिसोर्स की एलोकेशन मिले। तो ये सारे इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। यानी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है ताकि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो सके। जब एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स होती हैं तो कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर होता है कि हर चीज टाइम पर हो रही है या नहीं, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लास्ट है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट उसका अपोजिट कर रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोऑर्डिनेशन से ये क्लियर होता है कि हर डिपार्टमेंट क्या रोल है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये थी जरूरतें कोऑर्डिनेशन की। पहला स्पेशलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इनहेंस इफिशियंसी। तो इतना पढ़ने के बाद तो पता ही चल गया होगा, कोऑर्डिनेशन से इफिशियंसी इनहेंस हो जाती है। जब सब डिपार्टमेंट्स अपने एफर्ट को अलाइन करते हैं तो ये इंश्योर हो जाता है कि रिसोर्स सही तरीके से यूज हो रहे हैं और टास्क भी बिना किसी अननेसेसरी डिले के कंप्लीट हो रहे हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी इंक्रीज होती है। इसके बाद है प्रमोट यूनिटी। यानी कोऑर्डिनेशन से एम्प्लॉयज के बीच एक यूनिटी का फीलिंग आता है। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं और एक ही गोल की तरफ बढ़ते हैं तो इससे वर्क इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है और मोरल भी बढ़ता है। इसके बाद है रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से रिडंडेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। कभी कभी अलग डिपार्टमेंट्स बिना जान पहचान के सेम काम करते हैं जो टाइम और रिसोर्स दोनों को वेस्ट करता है। कोऑर्डिनेशन से इंश्योर होता है कि सब लोग मिलकर सही तरीके से काम करें और किसी भी टास्क को दो बार नहीं किया जाए जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। इसके बाद है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। यानी कि जब कोऑर्डिनेशन होती है तो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। ये शेयरिंग मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब सब डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो डिसीजन ज्यादा इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होता है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 4 का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का।
तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मोटिवेशन देखा सबसे पहला टॉपिक, उसके बाद देखा लीडरशिप, और लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोलिंग को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 जो होते हैं कंप्लीट हो गए, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जिसको यूनिट 3 यूनिट 4 बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आप इस वीडियो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पीडीएफ में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा यूनिट 5 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिट 5, जो कि है शायद मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।